नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग द ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी पॉलिटी की 9th क्लास है। ठीक है, कल हमने 8th क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे। ठीक है, आज हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हमें पढ़ना है, जिनको हमने अपने संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया है और इनको आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 36 से 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनके बारे में है। केटी शाह ने एक बात बोली है, उसको देखते हैं। ठीक है, केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि ये उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ठीक है, तो केटी शाह ने क्या बताया है इनके बारे में कि ये उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ठीक है, उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ठीक है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इन्हीं को संविधान का आदर्श भी कहा गया है। ठीक है, इन्हीं को मतलब इन्हीं को संविधान का आदर्श भी कहा गया। ठीक है, अब हमें देखना है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, पहला अनुच्छेद 36 जिसमें क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। फिर देखते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनमें न्यायालय द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, या इनको बोल सकते हैं कि वाद योग्य नहीं है।
जबकि मौलिक अधिकार हमारे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। छत्तीस हो गया, 37 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या दे रखा है कि सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 के तहत क्या बात है कि जो हमारी सरकार बनेगी वो उस राज्य की जनता का कल्याण करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 38। सरकार जनता का कल्याण करेगी। ठीक है, अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, राज्य की नीति निर्देशक भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। केटी शाह ने क्या कहा? उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ठीक है, इन्हीं को संविधान का क्या बोलते हैं? इन्हीं को संविधान का आदर्श भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा, और 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य भी नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या कहते हैं? सरकार जनता का कल्याण करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39, इसके बाद अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 41। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री और पुरुष में कार्य को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए उनको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या में क्या है? निशुल्क विधि सहायता। निशुल्क विधि सहायता कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 क्या है? कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों से संबंधित, यानी कि पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा, विधवा पेंशन और विकलांग। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, और 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा, विधवा पेंशन और विकलांग के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है? जो प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है,
प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, किसके? गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना, यानी कि गर्भवती महिलाओं द्वारा शारीरिक कठोर परिश्रम हम नहीं करवा सकते। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में हमारे क्या है? कुटीर उद्योग से संबंधित, यानी कुटीर उद्योग। ठीक है, 42 हो गया, 43 हो गया। अब हम देखते हैं 44। अब देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? 4 और 4 क्या है? समान। तो उससे क्या बनेगा? समान। 4 और 4 क्या है? समान। तो उससे क्या बनेगा? समान सिविल संहिता। ठीक है, समान सिविल संहिता। इस समान सिविल संहिता को अपना एकमात्र राज्य है जहां पर ये लागू की गई है, वो है गोवा। ठीक है, एकमात्र राज्य गोवा। ठीक है, तो 44 में क्या बताया मैंने आपको? समान सिविल संहिता, जो कि एकमात्र राज्य गोवा में है अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या है समान सिविल संहिता का? इसमें जो है सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही उनके विवाह की रीतियां अलग अलग रहे। ठीक है, क्या समझ में आया आपको समान सिविल संहिता से? कि सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें एक समान रहेंगी, भले ही उनके विवाह की रीतियां अलग अलग हो। ठीक है, इसको लागू कहाँ किया गया है? सिर्फ अब तक गोवा में। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या देखो 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 44 में क्या था? 4 और 4 समान था, तो समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 4, 5, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा। अब आप कहोगे तो आपने कल भी बताया था, तो अब सुनो, इसमें लगाते हैं एक नोट। इसमें क्या लगा दिया हमने? नोट। और नोट में क्या लिखेंगे हम? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर, शिक्षा का अधिकार पहले ये क्या था? राज्य का नीति नहीं था, लेकिन अब जा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 कै में जोड़ दिया गया था। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो हम नोट में क्या लिखेंगे? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 कै, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, कल बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? 21 क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क्या जोड़ के क्या करा था? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, 42, 43, 44, 45। अब देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है? SC, ST, OBC। अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है? SC, ST, OBC इनके लिए विशेष आरक्षण।
ठीक है। अनुच्छेद 42 एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना, ठीक है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, एकमात्र राज्य गोवा, ठीक है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान और 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, लेकिन नोट 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में कर दिया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 46 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 47, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि सरकार जो होगी वह पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, और नंबर 2 नशीली दवा व शराब पर प्रतिबंध, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि पोषण युक्त आहार सरकार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाओं व शराब पर प्रतिबंध रहेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। फिर आता है 48 क्या है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। और 48 क्या है, 48 क्या कब जोड़ा गया, 48 क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अब जब इसको जोड़ा गया तो उसके अंदर कोई ना कोई नई बात तो रखी होगी, वो क्या है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव को संरक्षण देगी सरकार, ठीक है। इसमें है पर्यावरण वन वन्य जीव को संरक्षण, ठीक है। 48 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, जो अभी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उनको संरक्षण कौन देगी, हमारी सरकार देगी, ठीक है। इनकी रक्षा करेगी। राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कैसे बोलते हैं, 50-50, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कौन करता है, अनुच्छेद 50, ठीक है। कार्यपालिका, अनुच्छेद 50 क्या करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। अनुच्छेद 50 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। ये आपके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक पूरे हो चुके हैं। और लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात लिखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, एक अनोखी व्यवस्था,
यह एक अनोखी व्यवस्था। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? पोषण युक्त आहार, नशीली दवा एवं शराब पर प्रतिबंध। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। फिर जोड़ा गया अनुच्छेद 48 क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें क्या है? पर्यावरण, वन और वन्यजीव को संरक्षण। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना, जैसे कि हमारा आगरा का ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार होगी, इस तरह की जितनी भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 का मतलब 50-50, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। फिर आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। फिर यह एक अनोखी व्यवस्था है, ये बात किसने बताई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम इसी क्लास को ख़त्म करेंगे और आगे कल हमारा, आज भाग 4 हमारे पूरे हो गए हैं, कल हम भाग 4 क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य होंगे। आज का मोटिवेशन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और आज का मोटिवेशन दोस्तों, ठीक है, सुनते हैं आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। कल को आसान बनाने के लिए दोस्तों, आज हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल को आसान बनाने के लिए दोस्तों आज हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।